आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। थोड़ा और 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आज बायो की क्लास में आवाज आ रही थी कि आज भी नहीं आ रही थी? आवाज भी नहीं आ रही थी सर, कट जा रही थी। नहीं आ रही थी? चलो अब क्या है, नहीं सर, एक वो एक दो दो। सर ये जो ब्लूटूथ लिए है ना सर, के फोन फोन आ जाता है तो वही वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा। इसका यही रहता है, अगर एक बार भी किसी का फोन आए तो डिस्कनेक्ट हो जाता है तुरंत। तो फिर मोबाइल के फोन से चलने लगता होगा तो आवाज खराब हो जाती होगी। हाँ वही है, इसीलिए कुछ आवाज नहीं आती। सर समझ नहीं पाते, उनके फोन फोन आता रहता है बार बार। हम्म अब वो सर जो मुझे है भी सर ये समझ सब में नहीं नोट्स। आता क्लास में। ठीक है भैया, अब 1-2 दिन की बात है, अब उसको जो है रहने दो जैसा है। ठीक है सर। तो कल हम लोगों ने जो लास्ट में पढ़ा था टॉपिक, वो था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन किस पे, रेजिस्टेंस पे या रेजिस्टिविटी पे। और फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था आर फाइनल इज इक्वल टू आर जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ तक हो चुका था। यस सर। एक फॉर्मूला हम लोग कल यस पढ़ सर। चुके थे। अब उसी के हम लोग को आगे पढ़ना है। जैसे ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, जो था आर फाइनल बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है ना? ये डेल्टा टी क्या था? चेंज इन टेम्परेचर। ये फाइनल टेम्परेचर, ये इनिशियल टेम्परेचर। और अल्फा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है ना? अब चलिए इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपसे कह रहा हो अगर क्वेश्चन में, बोर्ड तो अब तो दिख रहा होगा पूरा साफ साफ, क्यों ये दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा है। चलिए इस बोर्ड में समस्या नहीं आएगी आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए platinum wire is 5 ohm at 0 degree Celsius and 5.5 ohm at 100 degree Celsius. There are find the temperature at which resistance of wire is 5.8 ohm. कह रहा है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम है, 100 डिग्री सेल्सियस पर 5.5 ओम है। तो बताइए किस टेम्परेचर पर ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये 5.8 हो जाएगा। तो देखिए जरा सा इसको समझिएगा, तीन चीजें हो रही हैं यहाँ। देखिए जो आपका R0 है मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर वो कितना है 5 ओम। जो आपका R कितना है 100 पर वो कितना है 5.5 ओम। और मान लिया कि जो T टेम्परेचर है उस पर जो आपका रेजिस्टेंस है वो 5.8 ओम है और यही T आपको फाइंड करना है, यही T आपको फाइंड करना है। ये तीन कंडीशंस आपको दी हुई हैं। तो इसमें देखिए सॉल्व करने के लिए आपके पास जो इक्वेशन है वो यही है। तीन इक्वेशन दी हैं आपको अपनी सुविधा के हिसाब से, किन्हीं दो को एक बार में लेना है बाकी को एक बार में लेना है। तो यहां से आप T की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं पहले 1 और 2 को ले लूं तो फाइनल टेम्परेचर ये फाइनल रेजिस्टेंस यानी कि R100 बराबर क्या हो जाएगा R0 ब्रैकेट में, अच्छा इसमें अल्फा की वैल्यू, हाँ अल्फा की वैल्यू नहीं दी है तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T 100 से 0, तो यानी कि 100 माइनस 0। ठीक है, एक तो ये हो गया। यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा R100 है 5.5, ये है 5, 1 प्लस अल्फा इंटू 100, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ये आपने कौन कौन सा लिया A एंड B। अब जरा A एंड C ले लीजिए। तो A एंड C में जो आपका फाइनल है वो क्या है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T क्या हो जाएगा T माइनस 0। RT कितना है 5.8 इज इक्वल टू R0 कितना है 5 और ये कितना हो गया आपका 1 प्लस अल्फा T, इक्वेशन 2। अब देखिए दो काम हो सकते हैं, एक जगह से अल्फा की वैल्यू उठाकर यहां रख दीजिए या अल्फा यहां से निकाल लीजिए यहां से निकाल लीजिए, दोनों क्या कर दीजिए इक्वल कर दीजिए। दोनों बातें क्या है आपकी सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, यहां से देख लीजिए जरा। तो 5.5 बराबर 5 का मल्टीप्लाई करिए तो 5 प्लस 5 अल्फा 100, तो 5.5 माइनस 5 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 5 इंटू 100, यही आएगा ना। अल्फा की वैल्यू निकाल ले तो 5 को पहले इधर ले आओ तो माइनस में चला गया, फिर 5 गुणे 100 को कहां ले आओ डिवाइड में ले आओ, बराबर अल्फा यहां से आ गया। इसी तरह यहां देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 5.8 माइनस का 5 और डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5t बराबर क्या हो जाएगा अल्फा। अब ये अल्फा और ये अल्फा दोनों क्या है सेम है, तो क्या कर लीजिए इनको बराबर कर लीजिए। तो यहां से आप अगर इसको इक्वेट करेंगे तो देख लीजिए क्या हो जाएगा 5.8 में 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जरा, कितना बच गया ये 0.8, नीचे कितना है 5t, यहाँ कितना बचा देखिए 0.5 और नीचे कितना है 5 इंटू 100। तो देखिए ये डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए, इस 5 से ये 5 हटा दीजिए
तो टी बराबर कितना हो गया, इधर ये टी गया 100 इधर गया, तो 100 गुणे 8 और ये भागे कितना 5, तो 5 और ये 20 160, यानी कि 160 डिग्री सेल्सियस पर जब आप पहुंचेंगे तब रेजिस्टेंस कितना हो चुका होगा 5.8 ओम। क्लियर है? समझ रहे हैं? यस सर। तो इस तरह की क्वेश्चन बनाकर आपको इस तरह के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। प्रिंस समझ में आ रहा है? जी सर। कहाँ थे आज? सो रहे थे? कुछ नहीं सर। क्या? सो रहे थे? सो रहे थे आज सुबह? जी चलिए हो गया। यस सर। एक सेकंड रुकिएगा, डस्टर फेल हो गया ये। माइक किसका खुला है भैया, बंद कर लो। ये देखिए, आप सरकारी सिस्टम देखिए केवल और इसको महसूस करिए। क्या मार्कर, क्या आपका बोर्ड है और क्या आपका डस्टर है? सर ये वो वाला डस्टर है, चाक वाला। अरे जो भैया है यहाँ सब वही है। अब चलो देखते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, समझते हैं। ये मिला देसी जुगाड़। सर जो सा बोलो इलेक्ट्रिक भैया। करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्यों होती है? भैया साइन कन्वेंशन है ये, कोई नियम नहीं है ये। ठीक है? क्या है ये? साइन अच्छा सर। कन्वेंशन। जैसे जब भी कोई थ्योरी डेवलप की जाती है तो कुछ ना कुछ साइन कन्वेंशन माने जाते हैं। ना तो इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, ना इसका कोई जो है कारण है, ये माना गया केवल। और एक्सपेरिमेंट से थोड़ा बहुत देख लिया गया कि क्या हो रहा है।
बाकी ये केवल एक साइन कन्वेंशन है। करंट की डायरेक्शन जो है वो केवल और केवल साइन कन्वेंशन है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग को देखना है ओम्स लॉ। एक इसके पहले वाले कल वाले क्लास में एक जो है इक्वेशन बनी होगी, यहाँ v रहा होगा, यहाँ पर i रहा होगा और यहाँ पर कुछ रहा होगा। जरा बता दीजिए क्या था वो, ml अपॉन क्या था, बताइए जरा। ml upon ne square टाउ a। yes sir हमने कहा था कि ये जो क्वांटिटी है ये पूरी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। कब कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर के साथ छेड़खानी ना की जाए तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहीं से कुल मिलाकर क्या आता है आपका, देखिए इसको अगर कांस्टेंट माना है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू i। ये कांस्टेंट जब हटाते हैं तो ये एक प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, एक तो बहुत बड़ी ये है कि इसको ओम्स लॉ हम लोग कह रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को याद रखिएगा कि ओम्स लॉ ये है और ये क्या है, इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं रेजिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब इसका समझिएगा, अगर मैं इसको इस तरह लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा v अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है आपका ओम्स लॉ। इफ द फिजिकल पैरामीटर्स एंड टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट चेंज then the ratio of voltage to current is constant. Then the ratio of voltage to current constant। केवल ओम्स लॉ के केस में, या हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, ओम्स लॉ को फॉलो करें, इन्हें हम लोग बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर इन्हें हम लोग बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। ऐसे कंडक्टर जो ओम के नियम का पालन करें। इन कंडक्टर्स की खास बात यह है, इन कंडक्टर्स की, कौन से कंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर्स की, कि इनका रेजिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो, हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, या रेजिस्टेंस हमेशा ही कांस्टेंट नहीं होता। ओमिक कंडक्टर के लिए, ऐसे कंडक्टर जो ओम के रूल्स का, ओम के नियम का क्या करें, ओम के लॉ का क्या करें, फॉलो करें, उनके लिए जो रेजिस्टेंस है आपका वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना। कब कांस्टेंट रहता है, इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो ये जो टाउ है, ये टाउ खतरनाक हो जाएगा। ये टाउ क्या कर देगा, अपनी वैल्यू को चेंज कर देगा, कम हो जाएगा। और टाउ जैसे ही कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। आप जानते हैं कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो पोर्शन है ये क्या हो गया, ओम्स लॉ। क्या कह रहा है ओम्स लॉ, कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो किसी कंडक्टर, जैसे ये कोई कंडक्टर है, अब इसको आप किसी बैटरी से जोड़ दीजिए, V है, तो इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगी I, और इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है R। ठीक है ना। तो ये जो V अपॉन I का रेशियो है वो इस रेजिस्टेंस के बराबर होगा और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है, जैसे यहां से देखिए आप, जैसे इस वाले फॉर्मूले से देखिए, ये बराबर किसके है, R के। मान लीजिए आपने V बढ़ाया तो I भी बढ़ेगा। भाई जैसे न्यूमरेटर बढ़ा रहे हैं आप, तो डिनोमिनेटर भी अपने आप बढ़ेगा, जिससे कि कितना बढ़ेगा, जिससे कि इसका जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। और ये कंडीशन तभी आ सकती है जब इनके बीच का ग्राफ इस तरह का हो। इनके बीच का जो ग्राफ है वो कैसा हो, ये V हो गया, ये I हो गया, और ग्राफ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। ये ग्राफ ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ तभी वैलिड है जब आपका कंडक्टर कौन सा हो, ओमिक कंडक्टर। V और I का जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये केवल और केवल आपको ओमिक कंडक्टर में ही मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप पूछे कि बाकी कंडक्टर कौन से हैं, तो जैसे अभी आप लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे आप डायोड, लास्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे डायोड। डायोड में ये ग्राफ ऐसा नहीं होगा, डायोड में ये ग्राफ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डायोड जो है, डायोड जिस मटेरियल से बनते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम से, वो ओमिक कंडक्टर नहीं है। पहली बात तो वो नाम है सेमी कंडक्टर है। ठीक है ना। वो ओम के रूल को फॉलो
नहीं करते हैं, ठीक है ना। वो ग्राफ जो है आपका ऐसा बनता है ये। तो आप देख रहे हैं ध्यान से कि ये जो है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं है। अगर स्ट्रेट देखिए ग्राफ ये रेजिस्टेंस देखिए है क्या, अगर आप स्लोप निकालेंगे तो ये स्लोप क्या है आपकी, ये जो स्लोप है यही तो रेजिस्टेंस है। यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं ध्यान से, जिसकी स्लोप है वो आपको क्या मिलेगी, रेजिस्टेंस मिलेगी। तो मतलब जो भी आपका ओमिक कंडक्टर है उसका जो स्लोप है, ये जो थीटा है उसके लिए हमेशा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ रहे हैं बात को, किसकी केस में, केवल ओम्स लॉ के केस में, ओमिक कंडक्टर के केस में, बाकी किसी केस में नहीं। अब यहीं पर देखिए एक चीज और आती है, क्या आती है उसको भी देख लीजिए जरा। देखिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कल मैंने आपको बताया था करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी हम लोगों ने डिफाइन की थी I बाई ए। करंट डेंसिटी के लिए हमने क्या कहा था, करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया। यूनिट एरिया से जो करंट फ्लो करती है वो करंट डेंसिटी होती है। ध्यान देंगे कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात आती है कि यहाँ पर दूसरी ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो वेक्टर होगी, जिसकी वजह से ये वेक्टर हो रही है, बताइए जरा। भाई एक वेक्टर एक स्केलर के बराबर नहीं हो सकता ना। करंट सर, करंट वेक्टर क्वांटिटी है। सर उसमें डायरेक्शन होती है। अच्छा नहीं सर, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जैसे लिखा है यहाँ पर J बराबर I बाई ए। अब ये J हम कह रहे हैं वेक्टर है, तो यानी कि LHS में अगर कोई वेक्टर है तो RHS में कोई ना कोई वेक्टर तो होना चाहिए ना। एक वेक्टर एक स्केलर के बराबर नहीं हो सकता ना। अरे यार तुम लोग को पहले चैप्टर में पढ़ाया यस सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यस गॉस सर, के यस सर। एरिया वेक्टर होता है। एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपको पहले बताया कि अगर ये कोई आपका सरफेस रखा हुआ है ऐसे, मतलब कैसे रखा हुआ है, इस तरह, तो जो इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर। एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, तो ये जे की जो डायरेक्शन होती है इसको देखिए हम लोग क्या लेते हैं, जे की डायरेक्शन को हम लोग करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई क्या है, कंडक्टर है, यहां से आपने बैटरी लगाई, तो जानते हैं आपकी करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है ऐसे, यानी कि इसमें करंट फ्लो कर रही है इस तरफ, ठीक है ना। तो हम जो लोग की जो जे की डायरेक्शन लेंगे वो हम किसकी डायरेक्शन में लेंगे, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। ये रूल होता है किसकी डायरेक्शन लेने का, जे की डायरेक्शन लेने का। बेसिकली रूल क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपने कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, ये एरिया कैसे, जैसे कि आपने इस तरह एरिया कोई यहाँ पर लिया हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस तरफ। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो जे की डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और किसकी डायरेक्शन, जे की डायरेक्शन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है ना। पैरेलल। ध्यान से देखिएगा, मैं एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूं। अगर जैसे कोई पूछे एरिया और जे की डायरेक्शन, तो एरिया की अगर वो बात कर रहा है तो एरिया परपेंडिकुलर है, एरिया ऐसे रखा हुआ है। एरिया वेक्टर इसका, क्योंकि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होती है वो एरिया के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए जो वो जे के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। यस सर। सर अच्छा अब एक जो, हाँ बोलो। ये सर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सर, मतलब सर दूसरे एक्सिस में होती है ना सर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, जो तुम्हारा सरफेस होगा उसके क्या होगे, परपेंडिकुलर। कोई भी सरफेस बनाइए, जैसे मान लीजिए कि आपका सरफेस ये है, जैसे मान लीजिए आपका सरफेस ये है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस ये है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए और देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ।
इसी फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहें हम लोग, देखिए यहां से मैं L को जरा इधर ला रहा हूं, तो ये हो जाएगा V बाई L, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, और ये जो A बचा है इसको मैं लिख रहा हूं इस तरह I बटे A के हिसाब से। लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। आप जानते हैं V बाई L क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है, ये क्या था, रो था, और ये क्या है, J। J आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, E वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों में क्या लगा दीजिए, वेक्टर लगा दीजिए। ये फॉर्मूला कम थोड़ा फेमस है, जरा इस रो को यहां लाइए। तो J बराबर 1 बटे रो इंटू E। रो क्या था आपका, रजिस्टिविटी। एक क्वांटिटी होती है सिग्मा, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, और ये जो सिग्मा होती है ये रेसिप्रोकल होती है रो की। रेसिप्रोकल होने का मतलब सीधी सी बात ये है कि रजिस्टिविटी जितनी ज्यादा, कंडक्टिविटी उतनी कम। रजिस्टिविटी ये बताती है कि कितना बढ़िया रजिस्टर है, कितना बढ़िया रेजिस्टेंस है, कितना बढ़िया करंट का अपोज करेगा। कंडक्टिविटी ये बताती है कि कितना बढ़िया कंडक्टर है, कितना उसका कम रेजिस्टेंस होगा, कितनी आसानी से करंट को फ्लो करा ले जाएगा। अब अगर यहाँ पर 1 बाई रो की जगह सिग्मा रखें, तो ये फॉर्मूला मेरे समझ से सबको मालूम होना चाहिए, J बराबर सिग्मा E। J बराबर सिग्मा E कुछ नहीं है, ये ओम्स लॉ ही है, एक्चुअली में यही है ओम्स लॉ। हम लोग जब डेरिवेशन करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग इस तरफ से इस तरफ आए हैं, बाकी प्रोसेस ये होता है कि पहले आप इसको निकालते हैं, और इसको निकालने के बाद आप यहाँ पहुंचते हैं, और इसके बाद आप इसको V बराबर IR दिखा देते हैं। तो ओम्स लॉ कोई पूछे तो आप दोनों चीजें बता सकते हैं। यहां से देखिए क्या निकल के आ रहा है, यहां से निकल के आ रहा है J प्रोपोर्शनल टू E। जो करंट डेंसिटी है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। जो करंट डेंसिटी है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। वहां पर V और I प्रोपोर्शनल थे, यहाँ पर J और E प्रोपोर्शनल है। सर ई इलेक्ट्रिसिटी है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया। जी E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये V बाई L याद करिए, V बराबर E इंटू डी पढ़ा था ना हम लोगों ने, V बराबर E इंटू डी। देखिए भाई कल भी यही किया था। ये आपका एक कंडक्टर है जिसकी जी लेंथ सर, L जी है, सर, यहाँ समझ पर गया। आपने पोटेंशियल लगाया है V, तो क्या हो जाएगा, V और इसमें रिलेशन, ये V बराबर E इंटू L। तो ये जो V बाई L है ये क्या हो जाएगा, सूचना दे दीजिए कि यहाँ जो है क्लास चल रही है जो है, तो वहीं बैठने की व्यवस्था है ना इन लोगों की। इतना ये लोग आश्चर्यचकित होकर कहे देखते हैं जो है क्लास को, पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं है क्या इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जिन लोगों ने कैपेसिटर के केस में सारे क्वेश्चंस किए हैं, सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ कोई समस्या नहीं आने वाली है, या जो लोग यहाँ सही से पढ़ लिए होंगे अब उनको कैपेसिटर में समस्या नहीं आएगी। दोनों बातें एक ही हैं। जानते हैं आप लोग, पढ़ते चले आ रहे हैं। पहला होता है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, ये कोई रेजिस्टेंस R1 है, ये कोई रेजिस्टेंस R2 है, एक बैटरी है जिससे ये क्या है, जुड़े हुए हैं। ये क्या है R1, ये क्या है R2,
ये V वोल्टेज, V पोटेंशियल डिफरेंस की एक बैटरी है, हमने मान लिया यहाँ V है, यहाँ क्या है 0। यहाँ से करंट चली I, यहाँ करंट गई I, यहाँ करंट गई I, और यहाँ करंट गई I। देखो करंट के बारे में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब तक रास्ता एक है तब तक करंट उसी रास्ते में चलती रहेगी। जब तक रास्ता केवल एक है तो करंट बिना घटे बढ़े उसी रास्ते में क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है ना? ओके सर। अब देखिए हम लोग को देखना ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस दोनों एक होते तो इनकी वैल्यू क्या आती। ठीक है ना? तो देखिए यहां से पोटेंशियल आपका V था, कुछ पोटेंशियल यहाँ बट गया होगा, कुछ पोटेंशियल यहाँ बट गया होगा। मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है। वही चीज है, याद करिए जब कैपेसिटेंस पढ़ते थे तब सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग, चार्ज सेम रहता था। यहाँ पर चार्ज की जगह कौन ले लेता है, करंट। तो सीरीज में क्या होगा, I जो है वो सेम होगा और V जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। कैपेसिटर के केस में I का काम करता था Q यानी कि चार्ज। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ का जो पोटेंशियल है वो दो भागों में डिवाइड हो रहा है, V1 प्लस V2। अगर ये पूरा सर्किट एक होता यानी कि इस तरह होता, ये केवल एक ही रेजिस्टेंस है, बैटरी है, ये जुड़ा हुआ है, V बैटरी है, I करंट जा रही है, एक रेजिस्टेंस है Re मान लिया, तो ये Re क्या होता। तो देखिए V बराबर क्या हो जाता है, यहाँ से I Re, V1 बराबर क्या होगा, I R1 I R2 I खत्म, तो Re बराबर R1 प्लस R2। ये क्या हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा पैरेलल में देखिए क्या होने वाला है, सेम चीज है जैसा कैपेसिटर में वैसा यहाँ। पैरेलल में चलिए बना लेते हैं। ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये मान लीजिए V है, ये 0 है, यानी कि ये V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी है। यहां से करंट चली I यहां तक गई I। अब यहां से I के पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। अब करंट क्या होगी, डिवाइड होगी, तो यहां चली गई I1, यहां चली गई I2। ठीक है? अच्छा करंट को देख लिया, करंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जरा पोटेंशियल की बात करिए, देखिए ये पोटेंशियल यहां से देखिए, ये V है, V आते आते ये क्या आया, V पर, और ये क्या आया आपका 0 पर। ये पॉइंट V पर है, ये पॉइंट कहां पर है, 0 पर है। जरा इस ऊपर वाले को देखिए, इस ऊपर वाले R1 का जो एक टर्मिनल है वो V से जुड़ा है और दूसरा टर्मिनल किससे जुड़ा है, 0 से। यानी कि इस R1 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V। R2 का जो एक सिरा है वो V से जुड़ा है, दूसरा सिरा 0 से जुड़ा है, यानी कि R2 के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V का। यानी कि जो पैरेलल है उसमें करंट क्या हो चुकी है, डिफरेंट, लेकिन जो पोटेंशियल है वो सब में क्या है, सेम। तो अगर हम इनको फिर से इक्विवेलेंट में बनाते हैं तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, I बराबर I1 प्लस I2। अब I की वैल्यू होती क्या है, देखिए V बराबर क्या है, I R, तो I बराबर क्या होगा, V बटे R। V और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, Re। यहाँ क्या हो जाएगा, V बाई R1, यहाँ क्या हो जाएगा, V बाई R2। तो V खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, केवल 1 अपॉन Re बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है? यस सर। जब दो रेजिस्टेंस हुआ करें केवल, जब केवल दो रेजिस्टेंस हो तो यहाँ इस फॉर्मूले को आप सॉर्ट कर सकते हैं, सीधे सीधे क्या कर दीजिएगा, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। जब दो रेजिस्टेंस हो तब, नहीं बाकी ये तो है ही। 3 होते तो 1 बटे R3, 4 होते 1 बटे R4, 5 होते 1 बटे R5। ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए अब सीधे क्वेश्चन शुरू कर देते हैं।
चलिए आपसे कह रहा है फाइंड V and I for each resistance, मतलब हर रेजिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है और हर रेजिस्टेंस का कितना वोल्टेज है, ये आपको सर निकालना ये है। बीच वाले में 3 ओम लिखा है। हाँ 2 3 6, ऊपर सबसे 2 है, फिर 3, फिर 6। हर जितने भी रेजिस्टेंस है सब में करंट बतानी है और सब में वोल्टेज बताना है। आया किसी का? सर तो 4 ओम किसमें की होगा 8 वोल्ट और बाकी 2 3 में वोल्टेज होगा 2 वोल्ट। करंट बताइए। सर I4 में 2 एम्पियर, I2 में 4 में 2 और ये एम्पियर, हाँ 2 में 1 एम्पियर, 2 में 1 एम्पियर, हाँ और I3 में 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर, हाँ और I4 में 1/2 एम्पियर। ये I4 I3 कहाँ से चला रहे हो जी? वो अच्छा I6 उसको सर। नाम दे दिए हो। यस, 6 पर कितना है? 1/2 एम्पियर। 6 में 1/2 और 3 में 3 में 2/3 सर। I6 में है 1/3। हाँ 1/3 सही है। सर वोल्टेज 4 ओम वाले में 8 वोल्ट, बाकी सब में 2 वोल्ट। बाकी सब में 2 वोल्ट। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। और किसी का नहीं आया? केवल 2 लोगों का आया अभी तक। कितना आसान क्वेश्चन है। और सर जो ये है करंट वो होगा 4 ओम में 2 एम्पियर और 2 ओम में 1 एम्पियर, 3 ओम में 2/3 एम्पियर, 6 ओम में 1/3 एम्पियर। सही है। देखिए जब भी क्वेश्चन आए आपसे पूछे करंट और वोल्टेज, तो सबसे पहले आपका काम है कि आर इक्विवेलेंट निकालना पूरे सर्किट का, तभी आपको जो है टोटल करंट मिल पाएगी। तो चलिए आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो देखिए ये तीनों किसमें पैरेलल में, तो यहाँ का 1/RE कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम लेंगे 6 आएगा। ठीक है, कितना आ गया ये देखिए 1, यानी कि 3 2 5 1 6/6 1/RE। तो RE कितना आ जाएगा यहाँ से 1 ओम।
मतलब इन तीनों का जो रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया है 1 ओम। अब ये 1 ओम और ये 4 ओम किसमें है, मतलब सीरीज में, श्रेणी क्रम में है। तो जो आर टोटल है वो कितना आ चुका है 5 ओम। मतलब इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ चुका है 5 ओम। पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आई जो टोटल है कितनी हो जाएगी, वो V बाई आर। तो यहाँ से देखिए 10/5 करेंगे तो जो आई टोटल है वो कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर। मतलब जो बैटरी से करंट निकल रही होगी वो 2 एम्पियर निकल रही होगी। यहाँ से गई 2 एम्पियर, यहाँ गई 2 एम्पियर, यहाँ गई 2 एम्पियर, इस वाले रेजिस्टेंस में भी कितनी गई 2 एम्पियर। अब यहाँ से करंट को डिवाइड होना है, कुछ यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी। तो इस वाले का देखिए आंसर देख सकते हैं आप। इस वाले रेजिस्टेंस में जो करंट है वो 2 एम्पियर है। वोल्टेज निकालना है तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आई आर। तो V बराबर आई कितना हो जाएगा 2 और ये 4। तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया 8 वोल्ट। अब यहाँ के लिए आप वोल्टेज चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ का रेजिस्टेंस देख लीजिए कितना है टोटल, यहाँ का कितना आया था, केवल 1 आया था, ठीक है ना। अब देखिए लेकिन दूसरी चीज ये देखिए, यहाँ पर करंट कितनी जा रही है, ध्यान से देखिएगा 2 एम्पियर। इस टर्मिनल पर, यहाँ इस पॉइंट पर कितनी है करंट 2 एम्पियर। अब ध्यान से देखिएगा ये पूरा जो रेजिस्टेंस है अगर तीनों को मिला दें तो 1 ओम का बन रहा है। तो यानी कि अगर इस पूरे का पोटेंशियल निकालना हो तो V बराबर क्या हो जाएगा I इंटू आर। तो V बराबर I कितना है 2 और R कितना है 1, यानी कि कितना आ गया 2 वोल्ट। या तो ऐसे समझ लीजिए, या देख लीजिए टोटल हमारे पास 10 वोल्ट था, 8 वोल्ट ये भाई साहब ले गए। तो यानी कि अब इनके पास कितना बचा होगा 2 वोल्ट बचा होगा, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में हैं। तो यानी कि तीनों का वोल्टेज कैसा होगा, बराबर होगा। यानी कि 2 वोल्ट इसके पास भी है, 2 वोल्ट इसके पास भी है, 2 वोल्ट इसके पास भी है, ठीक है ना। अब देखिए इस रेजिस्टेंस के लिए आपको वोल्टेज भी है मिल गया, रेजिस्टेंस भी मिल गया। तो यहाँ करंट कितनी हो जाएगी V बाई आर यानी कि 1 एम्पियर। यहाँ देख लीजिए कितनी हो जाएगी V बाई आर यानी कि 2/3 एम्पियर। और यहाँ कितनी हो जाएगी 1/3 एम्पियर। चेक करने का तरीका ये है कि इसको जोड़ दीजिए तो 2 एम्पियर आना चाहिए, क्योंकि करंट यहाँ से कितनी फ्लो कर रही है 2 फ्लो कर रही है। तो देखिए 1 + 1/3 + 2/3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि आंसर आपका क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ से कितनी जानी चाहिए थी 2 एम्पियर ही जानी चाहिए थी, ठीक है। यस सर। बाकी लोग जिनका नहीं आया क्या कर रहे हैं भैया। क्वेश्चन आसान था, हो जाना चाहिए था। चलिए एक और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है। क्वेश्चन वही है, फाइंड V एंड I फॉर ईच रेजिस्टेंस। सभी के लिए आपको V और I निकालना है।
जितने भी रेजिस्टेंस हैं सबके लिए V और I निकालना है। आया किसी का आंसर? किसी का आंसर आया? सर 1 मिनट। अरे ये जो 12 ओम है उसमें 1/3 एम्पियर, 6 ओम में 2/3 एम्पियर, 3 ओम में 1 एम्पियर और 12 ओम में 1/4 है। ठीक है, सही है। और बताइए, किसी का आया? सर हम्म पहले वाले में वोल्टेज आया 4 वोल्ट हम्म और दूसरे 3 ओम वाले में वोल्टेज 3 वोल्ट हम्म और आखिरी वाले में 3 वोल्ट वोल्टेज फिर आया। ठीक है। और करंट आई बताओ। आई ये 12 ओम वाले में 1/3 हम्म और 6 वाले में 2/3, ठीक है। I3 में 1, हम्म I12 में फिर 1/4, ठीक है। I4 में 3/4। ठीक है, सही है। इन्हीं दो लोगों ने पिछली बार भी बताया था। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भैया? चलो, नाम से ही बुलाना पड़ेगा। और ये भैया अभिषेक, शिवम, नम्रता, सर रोशनी। हम्म सर करंट 12 ओम में 1/3 और 6 हम्म ओम में 2/3 और फिर 3 हम्म ओम में 1 एम्पियर और 12 हम्म ओम वाले में 1/4 और 4 ओम वाले में हम्म 3/4 और वोल्टेज हम्म 12 वाले में 4, 6 हम्म रजिस्टर
हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। बीच में चली गई थी क्या? हाँ सर। चलिए अब बोर्ड आ रही नहीं है। आ सर, अब बोर्ड नहीं आ रहा। सर अब आ गया। यस सर। हाँ, और किसी का आया आंसर? क्या कह रहा था देखिए क्वेश्चन, सभी रेजिस्टेंस में आपको वोल्टेज और करंट, तो पहला काम ये है कि आपको ये देखना है कि बैटरी से करंट निकल कितनी रही है। उसके लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो पहले जरा इस 12 और 4 को सॉल्व करिए। तो 1/12 प्लस 1/4 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12, 1 और 3, तो 4/12 क्या आया? ये 1/r, तो r क्या हो जाएगा? 12/4 यानी कि 3 ओम। मतलब ये दोनों मिलाकर कितने हो चुके हैं? 3 ओम। इसी तरह जब आप इसका निकालेंगे तो इसका कितना आएगा? 4 ओम आएगा। निकाल लीजिएगा, 1/12 1/6 का कितना आएगा? 4 ओम। ठीक है ना? तो देखिए यस सर। टोटल आप देखिए रेजिस्टेंस, देखिए ये 4 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम, तो 4 3 7 3 10, यानी कि जो आर इक्विवेलेंट है वो 10 ओम हो चुका है। तो जो आई टोटल करंट होगी वो क्या होगी? V/R, तो क्या हो जाएगा? 10/10 यानी कि 1 एम्पियर। यानी कि इस बैटरी से जो करंट निकलने वाली है वो कितनी निकलने वाली है? 1 एम्पियर। अब ये 1 एम्पियर आई यहाँ, कितनी आई? 1 एम्पियर। अब यहाँ ये डिवाइड होगी, डिवाइड होने के बाद यहाँ फिर मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर। यहाँ इस रेजिस्टेंस में कितनी जाएगी? 1 एम्पियर। इसके बाद फिर ये डिवाइड हो गई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा रेजिस्टेंस कितना है? 4, और इस पूरे रेजिस्टेंस में करंट कितनी जा रही है? 1। तो यानी कि यहाँ का जो टोटल वोल्टेज है वो कितना आ गया? इसका वोल्टेज कितना आ गया? 4 वोल्ट। आया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस। ये 3 ओम है, इसमें 1 एम्पियर की करंट जा रही है, यानी कि देखिए इसमें ये 4 ओम, 4 वोल्ट इसमें आया, तो यानी कि ये पैरेलल में, तो 4 वोल्ट इसका भी है और 4 वोल्ट इसका भी है। यहाँ पर 3 ओम है, तो क्या करेंगे? V बराबर आई आर से, आई 1 है, आर 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 वोल्ट। अब 10 था, 4 यहाँ चला गया, 3 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना आएगा? 3 वोल्ट, यानी कि 3 वोल्ट इसके पास और 3 वोल्ट इसके पास, क्योंकि ये पैरेलल में है तो बराबर रहेगा। आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 3 ओम 3 गुणे 1 कितना हो गया? 3 वोल्ट। अब इसकी करंट देख लो भाई, आई बराबर क्या हो जाएगा? V/R। तो आई बराबर V/R करोगे तो कितना हो जाएगा? 4/12 यानी कि 1/3। इस वाले की हो गई। इसकी देखो कितना हो जाएगा? आई बराबर V/R 4/6 आएगा 2/3। अब आप अगर ध्यान से देखें यहाँ, तो ये 2/3 और 1/3 जुड़कर फिर से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि सही चल रहा है सिस्टम। यहाँ पर पता ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा? 3/12 यानी कि 1/4, और यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा? V/R यानी कि 3/4। 3/4 1/4 करेंगे फिर से कितनी आ जाएगी? 1 एम्पियर। क्लियर है? यस सर। क्लास बंद हो गई थी क्या? क्या हो गया? अभी सर हाँ बेटा, बीच में आवाज चली गई थी ना, इसलिए बंद करके वापस से खोला है। हो गया? यस सर। चलिए,
P और Q के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। P और Q के बीच में कितना टोटल रेजिस्टेंस होगा। चार ओम सर। बढ़िया। और निकालिए, और किसी का आया। फोर ओम। सही है। और किसी का आया आंसर। और किसी का आया। बहुत आसान है। देखिए, जब भी सर्किट सॉल्व करना हो तो हमेशा पीछे से सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ का यहाँ का रेजिस्टेंस चाहिए तो पीछे से सॉल्व करते आइए। देखिए, जब समझ में कुछ ना आए तो केवल करंट फ्लो करानी है। जहां जहां करंट सेम वो सीरीज, जहां करंट डिवाइड हो जाए वहां पैरेलल। जब भी दो टर्मिनल दिए हो तो सबसे पहला काम है कि उनके बीच में एक बैटरी, मान लीजिए कि बैटरी लगी हुई होगी। ठीक है। अब यहां से करंट फ्लो कराइए। आई इधर गई, आई इधर गई, आई। अब यहां से करंट के पास तीन रास्ते हैं। यहाँ गई I1, यहाँ गई I2, यहाँ गई I3। अब ये I3 यहाँ से गई, यहाँ से गई I3। बस इतने में अपना काम स्टार्टिंग का हो जाएगा। देखिए, इस वाले में I3, इस वाले में I3, दोनों में क्या है, करंट सेम है। दोनों किस में है, सीरीज में। सीरीज में तो ये कितना हो जाएगा, 6 ओम। जरा इस डायग्राम को फिर से बना लीजिए। तो ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, और यहाँ से ये ऐसे गया है। ये वाला ऐसे था, और ये चार दो मिलके अब क्या हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं। तो ये ऐसे आ चुका है। तो ये 3 है, ये 6 हो चुका है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, और ये यहाँ से P है, ये यहाँ से Q है, और ये ऐसे बैटरी जुड़ी हुई है। अब आप फिर से देखिए ध्यान से। जब करंट यहाँ पर आएगी तो उस करंट के पास यहाँ फिर दो रास्ते होंगे, I1 और I2, और ये I3। यानी कि ये दोनों किसमें हैं, देखिए इसमें I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है। तो ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में। किसमें है ये, पैरेलल में। जब इन पैरेलल में दोनों को सॉल्व करेंगे, 1/6 प्लस 1/3 बराबर 1/r, तो r बराबर 2 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों का कितना आया, 2 आया। ठीक है ना, इन दोनों का कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसका डायग्राम फिर से बना लीजिए। ये ऐसे है, ये ऐसे। इन दोनों का कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। तो इस 2 को यहाँ ऐसे बना दीजिए, और फिर यहाँ पर क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए। 4, 2, और ये 3, और ये कितना था, 2। ये है P, ये है Q। अब देखिए, ये यहाँ से करंट चली, यहाँ आई, यहाँ गई I1, यहाँ गई I2। यही I1 इसमें आएगी, यही I1 इसमें आएगी। तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो 4 2 इनका कितना हो गया, 6। अब देखिए, इस वाले में आ रही है I1, इस वाले में आ रही है I2। तो ये 4 2 कितना हुआ, 6। इस 6 वाले में I1 आ रही है, और इस 3 वाले में I2 आ रही है। यानी करंट अलग अलग है। तो 6 और 3 फिर से किसमें होगा, ये पैरेलल में। 6 और 3 को सॉल्व किया तो 2 आया था। अब देखिए, यहाँ से करंट गई I। अब यहाँ पर केवल इन सबको मिलाकर एक रेजिस्टेंस बचा, जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो वही I इसमें भी घूम जाएगी। तो यानी कि 2 और 2 बाद में किसमें हो जाएंगे, सीरीज में। तो 2 और 2 का कितना आ जाएगा, 4। सही है। यस सर।
Yes, sir. नेक्स्ट देखें। यस सर। Yes, sir. फिर से वही है, आर इक्विवेलेंट बिटवीन पी एंड क्यू, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सर 3 ओम। 3 ओम। और बताइए। थर्टी फाइव 35/11। 35/11, 35/11। और बताइए। यस Sir, 35/11. 35/11। 3 कितना? 3 कहाँ 3, कहाँ 35/11? अच्छा 11×3 = 33, मतलब हाँ 35/11 वाले भी उसी के रेंज में घूम रहे हैं। 2 आंसर मिले हैं अभी तक, 3 मिला है और एक 35/11 मिला है। सर 35/24। अरे 35/24 आ गया। नो और सर, वो बताइए। गलत था जी। 35/11 ही होगा सर। अच्छा 35/11 ही होगा। यस सर, और वो गलती कर दिया था। और बताइए, किसी का आया? 35/11 आ रहा है, कुछ लोगों का 3 आ रहा है। चलिए ये बताइए मुझे, कितने लोगों ने शॉर्ट सर्किट का नाम सुना है? शॉर्ट सर्किट Yes, sir. क्या होता है? घरों में नाम बस सुना है, इलेक्ट्रीशियन आके बोल देता है शॉर्ट सर्किट हो गया है, खराब हो गया है। शॉर्ट सर्किट का मतलब मालूम है किसी को क्या होता है? सर आवाज बहुत धीमा आ रही है। और सब और भी किसी को धीमे आ रही है कि बाकी सबको सही आ रही है?
सही आ रही है सर। क्या आ रही है? हाँ, शॉर्ट सर्किट का मतलब बताइए जरा। नहीं पता सर जी। नहीं पता? सर जब कोई दूसरा तार जो है उस सर्किट में जुड़ जाता है तो वो जो है करंट उस पे फ्लो होने लगता है, वो दूसरा एक छोटा पाथ में करंट फ्लो होने लगता है, ऐसा कुछ। मतलब लगभग आपके कहने का मतलब ये है कि जब दो तार आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। सर कोई मतलब वो कोई दूसरा तार आके उस सर्किट्स में आके जुड़ जाता है तो जो है सर वो करंट उसमें भी फ्लो होने लगता है। तो और किसी को शॉर्ट सर्किट का मतलब मालूम है? जैसे हम लोग घर में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, उसका मतलब क्या होता है, क्या हो गया होता है एक्चुअली में वहां पर? एक तो ये चीज मालूम है कि जो भी लगा होगा वो खराब हो गया होगा। क्या जीरो हो जाता है बेटा? सर धारा। मतलब तुम्हारे कहने मतलब है शॉर्ट सर्किट हुआ तो करंट जीरो हो गई। जी अच्छा, और कोई बताए? सर जब अच्छा ये ज्यादा बताइए वोल्टेज आप की, लोग, अच्छा चलो चलो ये हटाओ ये सब, ये बताओ आपको दो रास्ते दिए हैं, आपको जाना है, मंजिल आपकी दोनों रास्तों से सेम है, एक रास्ते में भीड़ बहुत ज्यादा है, एक रास्ता खाली है, तो कौन सा रास्ता चुनेंगे? खाली वाला सर जी। खाली रास्ता चुनेंगे। चलिए आइए अब इधर एक इमेजिनरी बैटरी बना ली। हम लोग को ये देखना है कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में। चलिए करंट फ्लो करा दीजिए। अब यहाँ पर एक करंट I1 चला गया, यहाँ एक करंट I2 चला गया। अब यही I2 इसमें आया, इसमें आया, चलिए ठीक है। अब ये I2 यहाँ तक आ गया। अब इस I2 के पास कितने रास्ते हैं यहाँ पर आने के बाद? दो कैसे है भैया? एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये बताइए कि I2 इन तीनों रास्ते में से कहां से जाएगा, या तीन भाग में फिर से डिवाइड हो जाएगा? तीसरे से। बीच वाले से नहीं, सर। इससे जाएगा। नहीं सर, बीच से। नहीं, आपका हो गया, आपने बता दिया 20 से जाएगा। बाकी कौन बता रहे हैं? सर बीच से जाएगा। 20 से जाएगा। जी देखिए इस तरफ रेजिस्टेंस लगा, इस तरफ रेजिस्टेंस लगा। रेजिस्टेंस करता क्या है, आपकी करंट का अपोज करता है, करंट का विरोध करता है। तो भैया अगर इस करंट का कोई विरोध यहाँ कर रहा है तो इस करंट को क्या शौक पड़ी है कि इनके पास से जाने की? अगर बीच में बढ़िया खाली रास्ता मिल रहा है उसे, तो वो खाली रास्ते से निकल जाएगी, आराम से यहाँ आ गई। ठीक है ना? तो जब भी आप इस चीज का ध्यान देंगे, जब भी ये कोई वायर सीधे सीधे बना हो तो उसका मतलब ये कि उसका रेजिस्टेंस जीरो है दिया हुआ है। ठीक है ना? तो करंट हमेशा वही पाथ चूज करती है जिसमें रेजिस्टेंस मिनिमम हो, जिसमें रेजिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो। यही आपकी कंडीशन किसकी घटना है, ये शॉर्ट सर्किट की। जब ऐसे तार टच हो जाते हैं तो आपका जो करंट है वो इंक्रीज बहुत ज्यादा हो जाती है। आप खुद सोचिए, अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो करंट क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। करंट को रोकने वाला कोई बचा नहीं, करंट बहुत ज्यादा हो गई। और आपने देखा होगा जो भी आप घर में सामान यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, उसमें एक लिमिट लिखी होती है कि इतने से ज्यादा करंट, 5 एम्पियर ज्यादा करंट वो नहीं ले सकता। जैसे जब आप एसी का जो आप सॉकेट लेने जाते हैं उसमें लिखा रहता है 25 एम्पियर, मतलब 25 एम्पियर तक की करंट झेलने की क्षमता है उसकी, उसके ऊपर अगर आपने करंट फ्लो कराई तो काम हो गया। तो यही चीज है रेजिस्टेंस का। देखिए रेजिस्टेंस हमेशा खराब नहीं होता। आप सोच रहे हैं अगर कि रेजिस्टेंस हमारी करंट का अपोज कर रहा है तो रेजिस्टेंस खराब है, तो रेजिस्टेंस खराब नहीं है। रेजिस्टेंस का काम है करंट को कंट्रोल करना। अगर हमें कहीं करंट ज्यादा आ रही है उसको कम करना है तो वहां पर हम रेजिस्टेंस का यूज ही करते हैं। ठीक है ना? तो रेजिस्टेंस लगाते इसलिए हैं ताकि जो फालतू की करंट ज्यादा आ रही है, जो हमारे मतलब की नहीं है, वो करंट क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर है? तो ये करंट इस रास्ते से निकल, ये करंट इस रास्ते से निकल गई। जब ये करंट इस रास्ते से निकल गई तो इन दोनों रेजिस्टेंस का कोई मतलब रह नहीं गया। अगर आपको देखना भी है, अगर आप वैसे मैथमेटिकली देखना चाहते हैं तो इसका रेजिस्टेंस जीरो मान के इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए 1/3 प्लस 1/0 प्लस 1/6 कर लीजिए, तो जो आपका आर है वो जीरो आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहां से करंट निकली, यानी कि इन दोनों का मतलब कुछ नहीं है। तो देखिए ये करंट इसमें आई, इसमें आई, और सीधे सीधे किसमें आ गई, इसमें आ गई। तो ये 2 2 4 2 6 किसमें हो गए, सीरीज में। इन तीनों का कितना आ चुका है, 6 ओम। ये 6 और 3 किसमें होंगे, पैरेलल में।
तो 6 और 3 कई बार आप सॉल्व कर चुके हैं, कितना आ जाएगा 2 ओम। ये 2 ओम और ये 1 ओम किसमें है, सीरीज में, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 ओम। अगर आपसे पूछता कि अब मान लीजिए यहाँ पर बैटरी में कुछ पोटेंशियल दे देगा, करंट पूछ लेगा या कुछ भी पूछ सकता है आगे की, उसकी मर्जी है, समझ रहे हैं। तो आपको ये देखना है, ये याद रखना है कि करंट हमेशा कौन सा पाथ चूज करती है जिसमें रेजिस्टेंस हमेशा क्या हो, मिनिमम। और दो तारों का आपस में जुड़ जाना, ये क्या है आपका, दो तारों का डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाना, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट मतलब छोटा, सर्किट क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है, करंट सीधे सीधे निकल गई। सर तो फिर जब ये बीच वाला नहीं रहेगा तार वायर, तो सर जो करंट है वो 3 वाले में जाना चाहिए, फिर दोनों में क्यों जाती है? नहीं तो 3 वाले में जो है आपकी ज्यादा जाएगी और उस वाले में कम जाएगी, थोड़ी बहुत तो वो भी ले जाएगा। मतलब करंट चाहे तो यही रही है ना कि मैं 3 वाले में चला जाऊं, लेकिन पूरी थोड़ा ना चली जाएगी, कुछ तो डिवाइड होगी ना। 3 वाले के पास ज्यादा चली जाएगी और 6 वाले के पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट में ट्रांसफार्मर पढ़ा हो, जैसे यहाँ पर हम लोग बार बार क्या कह रहे हैं, V प्रोपोर्शनल टू I, V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, यही क्या है आपका ओम्स लॉ। अगर आप लोग को याद हो, ट्रांसफार्मर के केस में जब V बढ़ता है तो करंट घट जाती है। अगर याद आ रहा हो तो कर लीजिए, नहीं तो जब पढ़ेंगे तब तो मालूम रहेगा ही रहेगा। ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है, अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट क्या हो जाती है, घट जाती है। याद है किसी को? यस सर। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये V प्रोपोर्शनल टू I को हमेशा रट नहीं लेना है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि किस टॉपिक की बात हो रही है। हमेशा ये नहीं देख लेना है कि V बढ़ रहा है तो I बढ़ेगा, V घट रहा है तो I घटेगा। प्रोपोर्शनलिटी हमेशा फॉलो नहीं होगी, ठीक है ना? यस सर। यस सर। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। इसमें कुछ हम लोग का छोटा सा एक टॉपिक 10 मिनट का कार्बन कोडिंग है, एक आधा क्वेश्चन उससे पूछ लेता है। उसके बाद जो मेन है वो है आपका किरचॉफ लॉ। मेन अच्छे अच्छे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किरचॉफ लॉ से। तो कल हम लोग किरचॉफ लॉ देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी हो सकता है शुरू करने। और उसके बाद जो लास्ट दिन है यानी कि सैटरडे है, वो पूरा किस पर होगा, क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। और मंडे से मेरे समझ से मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं इसी समय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।